हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। इस समय हम जो सीरीज चला रहे हैं वो है काव्यशास्त्र, जो कि पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से मैंने शुरू किया है। और काव्यशास्त्र की अगर हम बात करें तो हमने भारतीय काव्यशास्त्र का जो इतना सिलेबस है उसको पूरा कवर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर। तो जो लोग मेरे चैनल पे शुरू से जुड़े हैं उनको ये चीज़ पता है, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि इस समय क्या टॉपिक चल रहा है। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड जो है क्विज करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको 1 मई से, अगर आपको जीएस की क्विज करनी है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीएस की भी ज़रूरत होती है। टीजीटी पीजीटी को छोड़कर अगर आप हिंदी से ही हैं बट अगर कोई और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह हुआ, तो उसमें जीएस भी आएगा। तो जीएस की क्विज, और अगर शाम में बात करें तो शाम में हिंदी की क्विज लगाई जाएगी। तो अगर आप ये क्विज करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से जो है अपनी प्रश्नोत्तरी को और बेहतर बनाइएगा। तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आप में से कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और बताइएगा भी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का हमने पढ़ लिया है, आज यहाँ से पढ़ना है। इसमें एक पॉइंट दिया है। हम किसके विषय में पढ़ रहे थे? कॉलरिज के विषय में पढ़ रहे थे। तो कॉलरिज के विषय में हम पढ़ रहे थे। उन्हीं का एक कथन है कि आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखन यानी कि सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कॉलरिज का। ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है आलोचना का जो चरम उद्देश्य है वो दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखक यानी कि सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। ये कॉलरिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकार से उसका अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक यानी कि खंड, जिसे हम कहते हैं अवयव, कहते हैं प्रत्येक घटक खंड यानी कि अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दिया है कॉलरिज ने। बहुत ही लंबा चौड़ा है, पर ऊपर वाला जो परिभाषा दिया गया है ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है कि आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम के निर्धारण से कहीं अधिक लेखन यानी कि सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। अगला है स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो है वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। देखिए इन्हें हम कैसे याद रखेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक की। तो देखिए वर्ड्सवर्थ से आप वर्ड को लीजिएगा, वर्ड्स, और कोलरिज से आप कॉलेज बना दीजिएगा। तो देखिए जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम स्वच्छ वर्डों का यूज करते हैं, है कि नहीं? स्वच्छ वर्डों का आप घर में कैसे भी वर्ड का यूज कीजिए, लेकिन अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपकी रेपुटेशन की बात बन जाती है ना। तो वहां पे आप क्या करते हैं? आप कॉलेज में जब जाते हैं तो आप स्वच्छ वर्डों का यूज करते हैं। इससे याद रहेगा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो है ये स्वच्छंदतावाद आंदोलन के प्रवर्तक हैं। आगे बात करें तो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कॉलरिज का है। कहते हैं भाषा जो है वो मानव मन का शस्त्रागार है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक
साथ रहते हैं, ये बात कौन कहता है? ये कॉलरिज कहते हैं। आगे है कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो कल्पना सिद्धांत की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक हैं कॉलरिज। तो देखिए, जब आप कॉलेज में जाने वाले होते हैं, आपने स्कूल पास किया, स्कूल की परीक्षा आपने निकाली, फिर आप क्या करते हैं? आप उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज में जब जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सी कल्पनाएं चलती हैं कि हम कॉलेज में जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, वगैरह वगैरह आप सोचते हैं। तो आपके अंदर कल्पनाएं बहुत भरी रहती हैं जब आप कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि वो एज ही होती है ऐसी कि उसमें लोग एकदम कल्पनाओं से घिरे होते हैं। तो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो गए? कोलरिज हो गए। और स्वच्छंदता आंदोलन की अगर बात करेगा तो हम कॉलेज में जब जाते हैं तो स्वच्छ स्वच्छ वर्ड बोलते हैं। आगे है कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। जो कवि है वो काव्य की सृष्टि नहीं करता बल्कि स्वयं काव्य बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये है कोलरिज का। ये इंग्लिश में इन्होंने परिभाषा दे दी है, ए पोएट डज नॉट क्रिएट बट बिकम। ये कथन किसका है? तो ये है कोलरिज का। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कवि जो है वो काव्य की सृष्टि नहीं करता है बल्कि स्वयं काव्य बन जाता है। कौन? कवि। ये कॉलेज की मतलब कॉलरिज कहते हैं ये बात। अगला है फैंसी शब्द ग्रीक के फंतासिया शब्द से व्युत्पन्न है। जो फैंसी शब्द है ये कहाँ से निकला हुआ है? तो ग्रीक के फंतासिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इमेजिनेशन लैटिन के इगाजिनातियो यानी कि इमेजिनेटिक से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना तथा फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहते हैं कि फैंसी शब्द जो है वो ग्रीक के फंतासिया शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और इमेजिनेशन जो है ये लैटिन के इगाजिनातियो यानी कि इमेजिनेटिक से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना है तथा फैंसी का क्या है? फैंसी का रम्य कल्पना या फिर ललित कल्पना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो जो इमेजिनेशन है इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या है? वो इमेजिनेशन जो हम कहते हैं उसका हिंदी रूपांतरण है कल्पना। और अगर फैंसी की बात करें तो फैंसी का जो हिंदी रूपांतरण हो गया वो हो गया रम्य कल्पना या फिर ललित कल्पना। जैसे हमने ललित काव्य पढ़ा था वैसे यहाँ पे है ललित कल्पना। इस तरीके से इनको याद रखिएगा दोनों नाम। आगे है कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए? तो अभी हमने पढ़ा है कल्पना का सिद्धांत, उसके प्रवर्तक थे कोलरिज और इन्होंने कल्पना के कितने भेद किए? तो 2 भेद किए इन्होंने, मुख्य और गौड़ कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद कोलरिज के अनुसार कला विधायनी कल्पना है? तो जो गौड़ कल्पना है इन्होंने बताया 2 कल्पना बताई, एक मुख्य एक गौड़। तो गौड़ कल्पना जो है इसके अनुसार जो कला है वो विधायनी कल्पना है। अगला है कोलरिज के अनुसार समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाला शक्ति ही मुख्य कल्पना है। महत्वपूर्ण है कि कोलरिज के अनुसार बताया गया समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली जो शक्ति है वही मुख्य कल्पना है। ये कौन कहता है? ये कोलरिज कहते हैं। आगे हम देखेंगे कोलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है कोलरिज ने। इन्होंने कल्पना के बारे में बताया कि कल्पना जो है वो एक प्रकार की संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। और इन्होंने क्या कहा? बाद में इन्होंने कहा कि कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति भी कहा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतना ध्यान रखिएगा कि कल्पना को एकीकरण और रूपांतरण की शक्ति किसने कहा? तो ये कहा कोलरिज ने। मुख्य और गौड़ कल्पना में क्या अंतर है? इनके अंतरों को देखते हैं। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर गौड़ कल्पना आश्रित है। गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि होती है। तो कहते हैं जो मुख्य कल्पना है इसी के अस्तित्व पर गौड़ कल्पना जो है वो आश्रित है
यानी कि मुख्य कल्पना भाई मुख्य नाम से ही पता चल रहा है तो वो मेन है। गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, गौड़ कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना क्या है, ये अचेतन है और अनैच्छिक है। गौड़ कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। तीसरा पॉइंट है मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, जो मेन चीज होता है वही उसका निर्माण करता है। तो कहते हैं जो मुख्य कल्पना होती है वो केवल निर्माण या संगठन करती है। इसके प्रतिकूल जो गौड़ कल्पना होती है वो विघटन और संगठन के साथ साथ विनाश और निर्माण दोनों करती है। गौड़ कल्पना जो होती है वो जब चाहे तो विनाश भी कर सकती है और चाहे तो निर्माण भी कर सकती है, लेकिन मुख्य कल्पना जो होती है वो केवल निर्माण करती है। इसी से आप ध्यान रखिएगा। आगे है कोलरिज के अनुसार फैंसी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रम्य कल्पना, इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? पहला पॉइंट है फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। जो फैंसी है, जो रम्य कल्पना है, ये देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। सेकंड पॉइंट है वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। जो रम्य कल्पना है वो क्या है, जिसे हम फैंसी बोलते हैं, वो इच्छा शक्ति से, हमारा अगर मन हमारी इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोगी की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। ये इसके 4 जो है विशेषताएं बताई गई हैं रम्य कल्पना की, जो कि किसने बताई है, वो बताई है कॉलरिज ने। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है कि कल्पना और फैंसी में अंतर। कल्पना और फैंसी में अंतर की बात करें तो कौन से अंतर होते हैं? इसमें पहला पॉइंट है फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है। फैंसी जो है वो बिंबों को केवल आसपास रख देती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती। किंतु कल्पना जो होती है, कल्पना उसे, यहाँ पे मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं क्या बताऊं, लेकिन यहाँ पे जो कल्पना इसका अपोजिट काम करती होगी, वो इसको रूपांतरित करती होगी। यहाँ पे लिखा है ना फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती हैं पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती। लेकिन अभी हमने कल्पना के विषय में पढ़ा है कि कल्पना जो क्या करती है, कल्पना उसको रूपांतरित भी करती है। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है। अगला पॉइंट है कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उनमें एक रूपता लाती है। किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और साहचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती हैं। ये कौन करता है? ये फैंसी करती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कल्पना अंतः प्रेरणा प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानतः स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। जो रम्य कल्पना होती है वो स्मृति पर निर्भर होती है और कल्पना जो है वो अंतः प्रेरणा और प्रत्यक्ष, इन दोनों जगहों से सामग्रियों को ग्रहण करती है। अगला पॉइंट है कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति जो है वो यांत्रिक है, अतः वह निर्जीव तथा असंहत है। फिर अगला पॉइंट है कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की। आप लास्ट वाला जो पॉइंट दिया है इसको जरूर याद रखिएगा। 5वां नंबर महत्वपूर्ण है, कल्पना जो है वो प्रतिभा की उपज है, जबकि फैंसी यानी कि रम्य कल्पना जो है वो प्रज्ञा की। पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि रम्य कल्पना या ललित कल्पना किसको कह रहे हैं, तो फैंसी का हिंदी रूपांतरण है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है कॉलरिज। तो यहाँ पे दिया है अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर। तो देखिए जब हम कॉलेज में जाते हैं तभी हम अंग्रेजी बोलते हैं।
अंग्रेजी शब्दों का कॉलेज में जब जाते हैं ना, तो हम क्या होता है, जो आजकल के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा जब कॉलेज वगैरह में जाते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजी वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, अंग्रेजी वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं लोगों के मन को पढ़ने के लिए, टटोलने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझे कितनी इंग्लिश आती है। थोड़ा सा आप इन्हें ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है कोलरिज। क्रोचे का जन्म इटली के नेपुल्स नामक नगर में 1866 ईस्वी में हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है इटली, यहाँ पे है नेपुल्स, तो इटली का एक शहर है नेपुल्स जहाँ पे क्रोचे का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। आप इन्हें याद रख सकते हैं, जैसे एक बच्चा है, बच्चों को इडली ज़्यादा पसंद होती है, तो एक छोटा बच्चा है उसको इडली पसंद है, वो माँ से अपने इडली मांग रहा है। मम्मी क्या करती है, उन्हें वो दूध की बोतल पकड़ा देती हैं, निप्पल्स पकड़ा देती हैं उन्हें। दूध की बोतल में आगे लगा होता है ना, निप्पल्स बना होता है, तो उन्हें निप्पल्स पकड़ा देती हैं, कहती हैं नहीं दूध पियो, इडली नहीं खाना है, दूध पियो। और बच्चे को क्या पसंद है? बच्चे को इडली पसंद है। तो वो क्या करता है, जब वो निप्पल्स लेता है तो निप्पल्स को क्या करने लगता है, उस पर कोचने लगता है। उसमें छेद नहीं रहता ना, उसको कोच देता है, निप्पल्स को खराब कर देता है। बच्चे दांत से खींचते हैं ना, तो वो क्या करता है, गुस्से में आ जाता है। जब उनकी माँ उनको इडली नहीं देती तो वो निप्पल्स को कोच देता है। और कितनी बार कोचता है? 6 बार। कितनी बार कोचता है? 6 बार कोचता है, यानी कि उसमें 6 छेद कर देता है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे। क्रोचे का जन्म इटली के नेपुल्स नामक नगर में 1866 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैं इनको बता रही हूँ कि ऐसे ही याद रखिएगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अभिव्यंजना की अगर बात करें तो अभिव्यंजना जो है ये इसके प्रवर्तक कौन थे? तो क्रोचे थे। आगे हैं, क्रोचे ने एस्थेटिक नामक ग्रंथ, इनकी एक रचना है एस्थेटिक, हमने पहले भी पढ़ी है। तो क्रोचे ने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा था। इसकी भाषा क्या थी? इतावली भाषा थी, क्योंकि ये इटली के रहने वाले थे और इनकी भाषा क्या रही होगी? तो इतावली रही होगी। 1900 ईस्वी में नेपुल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिए थे। देखिए, सबसे पहले जानिए क्रोचे की जो एक पुस्तक थी एस्थेटिक, वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो इतावली भाषा में थी। उसके बाद जो है 1900 ईस्वी में नेपुल्स जहाँ पे ये पैदा हुए थे, वहाँ पर इन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर 3 भाषण दिया था। किसने? क्रोचे ने। और उसी का विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। और उन्होंने जो 3 भाषण दिए थे सौंदर्य शास्त्र पर, उन भाषणों को एक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि उन्हीं का ये विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। और जो जिस ग्रंथ में उसको लिपिबद्ध किया गया, उस ग्रंथ का नाम है एस्थेटिक। ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1902 में हुआ। तो पहला जो प्रकाशन हुआ जब इन्होंने तीनों भाषणों को लिपिबद्ध कर दिया एक पुस्तक में, और उस पुस्तक का नाम दे दिया एस्थेटिक। फिर उनका जो है प्रथम जो प्रकाशन होता है वो 1902 ईस्वी में होता है। उसके बाद डगलस एंसले द्वारा प्रस्तुत इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया 1909 ईस्वी में। देखिए, पहले इन्होंने जो है 1902 में इसका प्रकाशन हुआ किए। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं डगलस एंसले, इनके द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1909 ईस्वी में। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। इस प्रकार कह सकते हैं एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास वर्णित है। तो इसके जो है 2 भाग हैं। और ये इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था 1902 में हुआ था। इसके बाद जो है डगलस एंसले आते हैं, वो इनके द्वारा जो प्रस्तुत ये ग्रंथ है इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और 1902 में इसे प्रकाशित करते हैं। तो याद रख सकते हैं, इसका जो दूसरा प्रकाशन हुआ वो 1909 में हुआ। 1909। आगे देखते हैं, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने भाषण दिया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बात आ जाए कि आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो बाउमगार्टन को माना जाता है। देखिए, जो गार्डन होता है, गार्डन यानी कि बगीचा, गार्डन जानते हैं ना, गार्डन यानी कि बगीचा। तो बगीचे में आपको सौंदर्य का दृश्य दिखता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, दिखता है कि नहीं? आधुनिक समय में अगर आपको सौंदर्यता देखनी हो तो आप किसी गार्डन में जाइए, वहीं पे आपको दिखेगा, बाकी और कहीं नहीं नजर आएगा।
बस यहीं से आप इनको याद रखिएगा। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बाउमगार्टन को माना जाता है। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। महत्वपूर्ण है कि क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार क्या है? तो आत्मवाद है। क्रोचे की मान्यताएं, इनकी मान्यताओं को हम देख लेते हैं। इनकी कौन कौन सी मान्यताएं थी? तो इनकी मान्यताओं की बात करें तो पहला पॉइंट है अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला रूप में है, वस्तु में नहीं। ये महत्वपूर्ण है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, कभी कभी पूछता है। ये सारे पॉइंट देके कि इसमें से कौन सी क्रोचे की मान्यता नहीं है। तो कला जो है वो अखंड है। सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। कला वैयक्तिक है। कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो ये सारी की सारी मान्यताएं जो है क्रोचे के द्वारा दी गई हैं। आगे हम देखेंगे, क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के 4 चरण माने हैं। वो 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संस्कार, फिर है अभिव्यंजना, उसके बाद है सौंदर्य मूलक, फिर चौथा है सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों यानी कि ध्वनियों, तानों, रेखाओं और रंगों के मिश्रणों में रूपांतरण। तो याद रखे रहिएगा, जो क्रोचे ने कलात्मक के 4 निर्माण माने हैं, 4 चरण माने हैं कलात्मक के निर्माण के, वो कौन कौन से हैं? पहले तो आ जाएगा संस्कार, उसके बाद आ जाएगा अभिव्यंजना, फिर आ जाएगा सौंदर्य मूलक और उसके बाद क्या है? सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों में रूपांतरण, जैसे कि ध्वनियों, तानों, रेखाओं और रंगों का मिश्रण। अगला पॉइंट है, क्रोचे ने सहृदय यानी कि भावक के साथ सृष्टा यानी कि कलाकार को भी आनंद का भागी माना है। जो क्रोचे हैं वो सहृदय के साथ सृष्टा यानी कि जो भावक है उसके साथ साथ जो कलाकार है उनको भी आनंद का भागी माना है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। क्रोचे की इस मान्यता में दोष क्या है? तो अतिव्याप्ति दोष है। क्या है? अतिव्याप्ति दोष है। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है, ये मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो क्रोचे के द्वारा। और इसमें दोष की बात करें तो कौन सा दोष है? तो अतिव्याप्ति दोष है। तो ये था क्रोचे के विषय में। अब हम बात करेंगे इलियट के विषय में। तो यहाँ पे दिया है टी.एस. इलियट का जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ और बाद में ये जो है लंदन यानी कि इंग्लैंड में बस गए। कौन? इलियट। इलियट जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में हुआ था। ये जगह कहाँ पे है? तो ये जगह जो है वो अमेरिका में है और 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बाद में जो है ये इंग्लैंड यानी कि लंदन में जाके बस गए थे। तो देखिए, इलियट को हम याद किए थे इडियट। तो कोई इडियट व्यक्ति है तो वो क्या कहता है? वो अपनी फैमिली में कहेगा कि जब वो इडियट व्यक्ति रहता है वो हमेशा फालतू की बातें करता है। तो वो कहेगा ऐसा है, हम सेट होने जा रहे हैं। हम सेट होने जा रहे हैं कहाँ पे? अमेरिका में। अब हम अमेरिका में सेट होने जा रहे हैं। तो उनके घर वाले क्या कहेंगे? जाओ जाओ सेट हो जाओ। अमेरिका कहाँ है? तुम लंदन चले जाओ। बोलते हैं ना कि अमेरिका कहाँ है, जाओगे लंदन चले जाओ। और जब जाओगे ना तब 8 आंसू बहाना। तब क्या करना? तब जब वहां पे रहना अकेले तब क्या करोगे? तब 8 आंसू बहाओगे। 8 से 1888 में इनका जन्म हुआ था और ये कहते हैं हम अमेरिका में सेट हो जाएंगे। तो अमेरिका सेंट में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये इंग्लैंड चले जाते हैं यानी कि लंदन, इंग्लैंड में जाके बस जाते हैं। तो लोग कहते नहीं है अरे भैया वहां कहाँ जाओगे, सीधे लंदन चले जाओ, ये बोला जाता है ना। तो ऐसे ही इनको याद कर लीजिएगा। आगे है 1948 ईस्वी में इलियट की साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इलियट की नहीं हुआ, इलियट को। तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है? तो ये कहा है इलियट ने। वही इलियट जो थे उन्होंने ही कहा है।
अगला पॉइंट है, किस आलोचक का मत है कि कारित्री और भावित्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये इलियट कहते हैं। कारित्री और भावित्री प्रतिभाएं जो हमने पढ़ा था, प्रतिभा के दो भेद, ये किसने बताए थे? कारित्री और भावित्री हमने पीछे पढ़ा है भारतीय काव्य शास्त्र में, ये बताया था राजशेखर ने। और यहाँ पे है कि ये पाश्चात्य में ये एक मत आया है कि कारित्री और भावित्री प्रतिभाएं जो है परस्पर पूरक हैं, और अतः कहा जाता है कि आलोचक और सर्जन प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। ये इडियट व्यक्ति कहता है। आगे है, रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है रुचि का परिष्कार कर दिया। ऐसे याद करिए, रुचि का इन्होंने क्या किया? जो इडियट व्यक्ति होता है उसकी किस मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिनकी रुचि होती है वो उसी के अपनी रुचि के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन जो इडियट होते हैं वो रुचि का भी परिष्कार कर देते हैं। ऐसे ही याद करिएगा कि रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना? तो ये माना है इलियट ने। अगला पॉइंट है, द वेस्टलैंड के लेखक कौन है? ये बुक है द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इलियट, याद रखिएगा। आगे हैं, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक पुस्तक लेख के रचयिता कौन है? तो ये पुस्तक किसकी है? ये है इलियट की पुस्तक है। किसकी है? इलियट की पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये जो ग्रंथ है ये किसका है? ये इलियट के द्वारा लिखा गया है। अगला है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख इलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये एक लेख है, ध्यान रखिएगा, ये एक लेख है, ग्रंथ नहीं है, ये एक लेख है। और ये लेख जो है किस बुक में उनके संग्रहित है इलियट के? तो इलियट के द सीक्रेट वुड में संग्रहित है। मैंने कैसे याद किया था? इलियट यानी कि इडियट, इडियट नाम का एक बुक था जो कि क्या, इडियट नाम का एक बुक नहीं, एक व्यक्ति था, वो जो है वो क्या होता है? वो सेकंड आता है। वो क्या आता है? वो सेकंड आता है अपनी क्लास में। तो उसके बारे में मैंने स्टोरी बताई थी। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है पाश्चात्य आलोचक और उनके ग्रंथों के बारे में चर्चा की है। तो वहाँ पे मैंने ट्रिक से सारे ग्रंथ को बताया भी है। और यहाँ पे देखिए वही बुक की बात हो रही है, दी सेक्रेट वुड। तो दी सेक्रेट मतलब दी सेक्रेट से याद करिएगा सेकंड। तुम सेकंड कैसे आए? किसकी बात हो रही थी? इडियट की, कि तुम इतने इडियट हो तो तुम सेकंड कैसे आए? ये इन्हीं की पुस्तक है। आप वहाँ से समझ जाएंगे कि मैं इसको कनेक्ट कैसे की हूँ। और इसी बुक में इन्होंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक जो लेख है उसको संग्रहित किया है। और जो यहाँ पे आप टैलेंट शब्द से कनेक्ट भी कर सकते हैं कि इलियट, जो इडियट व्यक्ति होता है उसको लगता है कि सारा टैलेंट उसी के पास है। तो टैलेंट से याद रखिएगा ये इलियट का ग्रंथ है, इलियट का लेख है। अगला पॉइंट है, सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है इलियट का, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है, सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। सांस जैसे हमारी जो सांस है, सांस जो हम लेते रहते हैं वो एक नैसर्गिक क्रिया है, उसी की तरह कहा गया है कि आलोचना जो है वो भी अनिवार्य और एक नैसर्गिक क्रिया है। जिस प्रकार सांस जो है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम क्या जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। वैसे ही आलोचना भी जो है वो भी अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। ये बात किसने कही है? ये इलियट ने कही है। भाई इलियट इतनी अच्छी बात भी कह सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। कौन कहता है? इलियट कहते हैं ये बात। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है इसे हम कल देखेंगे। अभी इलियट के विषय में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बची हुई है, तो इसके आगे की चर्चा कल की वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और कल मिलते हैं इलियट के साथ, इनके आगे के इनके महत्वपूर्ण विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।